किरण अपने बेटे को नहला रही थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। बेटे को बाथरूम में अकेला छोड़कर वो जा नहीं सकती थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी से उसे नहलाने लगी। उधर फ़ोन था कि बार बार बजे ही जा रहा था। फ़ोन की लगातार बजती घंटियां सुनकर किरण थोड़ा परेशान हो गई। उसने बाथरूम से ही अपनी सासू माँ को आवाज़ लगाई, मम्मी जी देखो ना किसका फ़ोन है। बहू तेरे मायके से ही होगा, अब मैं क्या देखूं भला। मम्मी प्लीज़ देखिए, कोई बार बार फ़ोन क्यों कर रहा है, किसी को कोई ज़रूरी काम ही होगा। ना चाहते हुए भी किरण के साथ ललिता जी को अपना टीवी सीरियल छोड़ उठना ही पड़ा। फ़ोन पर नाम देख उनका मुंह बिचक गया। इतनी देर में किरण भी बेटे को नहलाकर बाहर निकल आई। किसका फ़ोन था मम्मी जी? तेरी दूसरी सास का, किरण की सास तंज कसते हुए बोली। किरण अपनी सास का अर्थ समझ चुप हो गई और फ़ोन लेकर कमरे में चली गई। बेटे को कपड़े पहनाकर उसे एक तरफ बैठाया और जल्दी से फ़ोन मिलाया। हेलो आंटी जी नमस्ते, कैसी हो आप? सब ठीक है वहाँ पर? आप फ़ोन कर रही थी, उस समय मैं मुन्ना को बाथरूम में नहला रही थी, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा पाई। राम राम बिटिया, हम समझ गए थे तुम कोई काम में ही लगी होगी, इसीलिए हमारा फ़ोन नहीं उठाया। हाँ आंटी जी, आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? आवाज़ में कुछ भारीपन लग रहा है। बताइए किस काम के लिए फ़ोन किया था? अब क्या बताए बिटिया, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करे और क्या कहे। आंटी जी साफ साफ बताइए क्या बात है, मुझे बताने में कैसी झिझक। बिटिया तुम्हें तो पता है अगले महीने हमारी बिटिया की शादी है, लेकिन कहते हुए दूसरी तरफ की आवाज़ रुंध गई। लेकिन क्या आंटी जी? उन्हें रोता सुन किरण घबरा गई थी। बिटिया तुम्हें तो पता है हमने बिटिया की शादी के लिए एक दो जगह कमेटियाँ डाली हुई थी जिससे कि शादी में मदद मिल जाए, लेकिन एक कमेटी वाली हमारी कमेटी लेकर रातों रात भाग गई। 1.5 लाख की कमेटी थी। बिटिया समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, हमारे लिए तो 1.5 लाख बहुत बड़ी रकम है। रात दिन मेहनत कर बिटिया के लिए जोड़ रहे थे, लेकिन यह तो बहुत बुरा हुआ। आपने और दूसरों ने पुलिस की मदद ली। बिटिया यह पुलिस कोर्ट कचहरी इनके चक्कर में पड़े या बिटिया की शादी का देखे। गए थे दूसरों के साथ हम भी, लेकिन उन्होंने ठंडा सा जवाब दे दिया, समय लगेगा। बिटिया समय ही तो नहीं है हमारे पास, कहाँ से इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करें। इसीलिए बहुत हिम्मत करके तुम्हारे पास फ़ोन किया है, अगर कुछ मदद मिल जाती तो। उनकी बात सुन किरण कुछ सोचते हुए बोली, आंटी जी आप हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूँ और जितना हो सकेगा मदद करने की कोशिश करूँगी। मुन्ना के पापा अभी ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे, उनके आने के बाद मैं आपको फ़ोन करती हूँ, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि आपको निराश नहीं करूँगी। और आंटी जी आप घबराए नहीं, ईश्वर एक राह बंद करता है तो दूसरी खोलता है। आप जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा हो ही नहीं सकता। वैसे आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी है, आप अकेले नहीं, उसकी शादी हम मिलकर करेंगे। अच्छा आंटी जी फ़ोन रखती हूँ, मुन्ना को दूध पिलाना है। जुग जुग जियो बिटिया, तुमसे यही उम्मीद थी। तुमसे बात करके थोड़ी आस बंधी है, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। किरण ने जैसे ही फ़ोन रखा, दरवाजे पर उसकी सास खड़ी थी। कैसी मदद मांग रही थी? तेरी दूसरी सास। और क्या मदद करने की कह रही हो तुम? अपनी सास का सवाल सुन किरण ने उन्हें सारी बात बताई। पागल बना रही है तुझे, रुपए ऐंठने का बहाना है,
और कुछ नहीं। इन काम वालियों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब भले लगते हैं। 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं। आने दे नवीन को, मैं बात करती हूँ उससे। तू तो उसे बहला फुसलाकर अच्छा चुना लगवा देगी। किरण कुछ नहीं बोली। वह अपनी सास का स्वभाव जानती थी। उन्हें कुछ भी कहना दीवार में सिर मारने के बराबर था। वह चुपचाप बैठकर अपने बेटे को दूध पिलाने लगी और उसे दूध पिलाते हुए अतीत की स्मृतियों में खो गई। किरण की शादी को लगभग 4 साल हुए थे। ससुराल में छोटा सा परिवार, नवीन और उसके बड़े भाई संजीव, जेठ जेठानी अपने परिवार सहित अलग रहते थे और वो दोनों सास ससुर के साथ। ससुर जितने स्वभाव से नरम थे, सास उतनी ही तेज तरार। कोई भी बात कभी वो सीधी जुबान में कहती ही नहीं थी। अपने पिता समान ससुर का प्यार आशीर्वाद उसके सिर पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। शादी के 1 साल बाद ही उसके ससुर हार्ट अटैक से चल बसे। उनके जाने के बाद तो सास बिल्कुल ही मुंह फट हो गई। साथ ही साथ बात बात पर इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी थी। किरण का पति नवीन उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन माँ की बातों को काटना उसके लिए भी मुश्किल था। निर्मला आंटी इस घर में लगभग 10-15 सालों से साफ सफाई का काम कर रही थी। वो बहुत ही सीधी और सरल महिला थी। इतने साल से घर में काम कर रही थी, इसीलिए सबकी विश्वास पात्र थी, बस सासू माँ को छोड़कर। उसकी सास जब अपने बच्चों पर ही विश्वास नहीं करती थी तो वो तो काम वाली थी। निर्मला के स्वभाव के कारण किरण का उससे आत्मीयता का रिश्ता जुड़ गया था। दोनों ही ललिता जी की नज़र बचाकर अपना सुख दुख साझा कर लेती। जब किरण को बेटा हुआ तब निर्मला ने उसकी खूब सेवा की। उसके सिर में तेल लगाती, उसकी मालिश करती, साथ ही मुन्ना को नहलाने धुलाने में उसकी मदद करती। और हाँ, इसकी एवज में कभी उसने पैसे नहीं लिए। हमेशा कहती, बिटिया तुम हमारी बेटी जैसी हो। इतने सालों से इस घर में काम कर रहे हैं, यह तो हमारा फर्ज बनता है। वैसे भी तुमसे हमारा एक अलग ही रिश्ता है। जहाँ दूसरे घरों में हमें सिर्फ काम वाले समझते हैं, तुम हमें अपना समझती हो और उसी अपनेपन के कारण हमने यह सब किया। मुन्ना 2 साल का ही हुआ था कि नवीन की प्रमोशन हो गई और उसे कंपनी की तरफ से ही फ्लैट मिल गया। वैसे तो फ्लैट उसके घर से 1 आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन निर्मला के लिए रोज़ बस से वहां जाना संभव ना था। किरण और मुन्ना को विदा करते हुए कितना रोई थी निर्मला। आंसू तो किरण के भी नहीं रुक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यह उसकी दूसरी विदाई हो। किरण के उस फ्लैट पर निर्मला 1-2 बार आई थी, लेकिन ललिता जी को उसका वहां आना ज़्यादा सुहाता ना था, इसीलिए निर्मला ने वहां जाना बंद कर दिया। किरण ने भी कुछ नहीं कहा। उसे भी कहाँ अच्छा लगता था कि उसकी सास घर आए मेहमान का अपमान करे, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें कुछ न कह पाती। हाँ, फ़ोन पर जब भी समय मिलता वो निर्मला के हाल चाल ज़रूर पूछ लेती थी। और जब कोरोना ने तबाही मचाई तब उसके काम धंधे ठप हो गए। तब भी किरण ने निर्मला की मदद की, लेकिन इस रुपए की एवज में निर्मला ने जो किया उसका ऋण तो किरण उम्र भर भी नहीं उतार सकती थी। कोरोना की दूसरी लहर ने शायद ही किसी घर परिवार को छोड़ा हो। नवीन भी उसकी चपेट में आ गया, लेकिन समय पर मिले उपचार और किरण की सेवा से वो जल्द ही स्वस्थ हो गया। लेकिन नवीन की सेवा पानी करते हुए किरण अपना ध्यान नहीं रख पाई और वो बीमार पड़ गई। सारे घर के काम की जिम्मेदारी उसकी सास के ऊपर आन पड़ी। काम से ज़्यादा उन्हें अपने बीमार होने का डर था। बेटा अपना था, इसीलिए शर्मा शर्मी वहाँ रही, लेकिन किरण के बीमार होते ही खुद को कई बीमारियों का मरीज बता बड़े बेटे के घर चली गई। नवीन के लिए अपने माँ का यह व्यवहार
अप्रत्याशित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर का काम करे, मुन्ना को संभाले या किरण की तीमारदारी। मुन्ना को भी उससे दूर रखना जरूरी था और ऐसे समय में निर्मला उनके लिए एक देवदूत बनकर आई। किरण के मना करने के बाद भी वो न केवल उसके घर आई बल्कि 15 दिन तक घर की साफ सफाई से लेकर खाने पीने की जिम्मेदारी भी उठाई और मुन्ना और नवीन को किरण से दूर रखा। किरण को जो यह दूसरा जीवन मिला था वो निर्मला की ही सेवा का नतीजा था। शाम को जब नवीन घर आया तो किरण के कुछ कहने से पहले ही उसकी माँ ने उसे निर्मला के फ़ोन और पैसों की डिमांड के बारे में बताते हुए चेतावनी दी कि खबरदार बेटा, जो तुमने उसे 1 रुपया भी दिया, यह गरीब लोग किसी के सगे नहीं होते, पैसे ऐंठने का तरीका है यह उसका। अपनी माँ की बात सुन नवीन संयत स्वर में बोला, मम्मी, कौन कितना सगा है और कौन कितना अपना, यह तो बुरा वक्त ही बताता है। और निर्मला आंटी ने ऐसे बुरे वक्त में हमारी मदद की। जब सगों ने मुंह मोड़ लिया, उन्हें रुपयों का लालच होता तो वो मुन्ना के जन्म के समय और किरण की सेवा के समय हमसे मांग लेती, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि अपनी जान दांव पर लगाकर आपकी बहू की सेवा पाने की। 1-1.5 लाख तो बहुत छोटी रकम है। अगर वो मुझे अपनी बेटी की शादी का पूरा खर्चा देने के लिए भी कहती तो मैं खुशी खुशी दे देता, क्योंकि निर्मला आंटी ने जो किया उसका मूल्य रुपयों पैसों से तो चुकाया भी नहीं जा सकता। अपने बेटे की बात सुन ललिता जी को सांप सूंघ गया। वो चाहकर भी कुछ बोल ना पाई, कहती भी क्या। उनके बेटे ने कम शब्दों में उन्हें सच्चाई का आईना जो दिखा दिया था। उधर किरण भी खुश थी अपने पति के मानवता भरे फैसले को सुनकर।